हमारे साथ डॉक्टर अफीफा भी स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक और पर्सनालिटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मैं चाहूँगा कि पहले उनका भी तारुफ आपसे करवा दिया जाए। उनका नाम अहमद रज़ा अंसारी है, जो कि कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स में महारत रखते हैं, जिसमें HTML, जावा, C++ सारी लैंग्वेजेस जिसके ऊपर वो ना सिर्फ वेबसाइट्स बनाते हैं बल्कि एप्लीकेशंस भी बनाते हैं और AI टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ चैट GPT को चैलेंज भी कर चुके हैं। अभी उन्होंने ऑफर मुझे बताया है, ऑन एयर भी आपको बताएंगे कि किस वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये यूज़फुल इतना टूल नहीं है। खैर, इन दोनों से आपकी मुलाकात कराएंगे और वेलकम करते हैं इन दोनों को शो में। अहमद, वेलकम टू द शो। अफीफा, डॉक्टर अफीफा, आपको भी खुशामदीद शो में। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अहमद से जो है वो ये बात शुरू की जाए, क्योंकि अहमद जो हैं वो हमारी तरह एक जो ये बनावटी आंखें हैं इनसे नहीं देख सकते, वो अपनी दिल की आंखों से देखते हैं और दिल की आंखों से जो शख्स देखता है वो दुनिया को बड़ा ही खूब देखता है नाज़रीन, क्योंकि उसे नज़र आती है हकीकत, हमें नज़र आता है दिखावा। तो ये हकीकत की दुनिया को जो अहमद देख रहे हैं और इसी हकीकत में ख़ुद को इन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्किल्स के अंदर पिरोया है। अहमद, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आप ये कोडिंग करते कैसे हैं? हम लोग ये कोडिंग बेसिकली टाइपिंग के थ्रू करते हैं। जिस तरीके से एक नॉर्मल प्रोग्रामर टाइपिंग करता है, उसी तरीके से हम लोग भी टाइपिंग के थ्रू ही बेसिकली कोडिंग करते हैं। और इसमें कोई वॉइस टाइपिंग या उसका यूज़ नहीं होता। हम अपनी टाइपिंग स्किल्स को इंक्रीज़ करते हैं और बेसिकली हम लोग जब कंप्यूटर लर्न करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कीबोर्ड की कीज़ को याद करते हैं और उस पर अपना फोकस करते हैं कि हमें फिर अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी की किस की के साथ है, ताकि फिर हम ईजीली जो है वो टाइपिंग कर सकें और इस तरीके से हमारी टाइपिंग स्किल जो है वो इंक्रीज़ होती है और इस तरीके से हम इजीली टाइपिंग। अच्छा, वैसे अहमद, ये आपको शुरू से शौक था कि आपने आईटी फील्ड को ज्वाइन करना और इस तरफ आना है, या फिर कैसे रुझान पैदा हुआ इस तरफ? बेसिकली जब मेरे स्टार्टिंग से ये रहा कि मुझे जो एजुकेशन लेनी है वो बेसिकली एक नॉर्मल स्कूल में लेनी है, लेकिन मुझे स्पेशल स्कूल में एडमिशन नहीं लेना था। मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना चाहता था। जब मैंने ये देखा कि कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का सबसे बड़ा ज़रिया है वो है टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी से दोनों रिलेट कर सकते हैं, जिनको नज़र आता है वो भी और जिनको नज़र नहीं आता वो भी। तो मैंने इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की कि मैं उन चीज़ों में महारत हासिल करूं कि जिसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अभी बात की कि कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, इसके अंदर भी मैं बेसिकली काम करता रहा हूँ और करंटली कर भी रहा हूँ। तो मेरा यही फोकस है कि मैं एक मैसेज दे सकूँ कि बिनाई, नाबीना होना या ब्लाइंड होना हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन हमारी वीकनेस नहीं है। हमें देखकर ये ना समझा जाए कि ही कांट डू इट एनीथिंग, बल्कि हमें देख के ये समझा जाए कि ही कैन डू एनीथिंग। जबरदस्त, क्या बात है। यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आप हमसे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज वर्ल्ड साइट डे भी है और अहमद भी हमारे साथ हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो ब्लाइंडनेस है ये बाय बर्थ होती है या हम इसे इतना बिगाड़ भी देते? क्योंकि कुछ केसेस में तो बाय बर्थ है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने सुना है कि ये हम अपने हाथों से इसका काम इतना ख़राब कर देते हैं और केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाता है और क्योरेबल नहीं रहता। तो ज़रा इस बारे में बताइएगा। अच्छा, 3 चीज़ें होती हैं जो कि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस कहलाती हैं ना, जिसमें अगर हम अर्ली तशख़ीस या डायग्नोसिस जिसे कर लें तो वो प्रिवेंटेबल होती हैं। जैसे सबसे पहले तो बच्चों के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि जो नज़र ख़राब होती है दूर की या करीब की, वो अनकरेक्टेड होता है। यानी आपने चश्मा नहीं लगाया, बच्चों को दिखाया नहीं, तो बच्चा अगर ख़राब देखता रहता है तो उसका ब्रेन भी जो है वो एम्ब्लायोपिया एक वर्ड होता है जिसमें ये होता है कि बच्चा देख ही नहीं सकता है ना, बिल्कुल उसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद फिर ग्लासेस लगाने के बाद भी बहुत देर के बाद वो देखना शुरू करता है। तो एक तो ये है कि अपने रिफ्रैक्टिव एरर को सबसे पहले करेक्ट किया जाए, यानी बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सब जो हैं वो अपनी आंखों का हर 6-6 महीने या 1 साल में मुआयना कराएं, ताकि जो ग्लासेस से चीज़ ठीक हो सकती है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। दूसरी चीज़ जो ये सफ़ेद मोतिया जिसे कहते हैं, जिसे पुराने ज़माने का ही कॉन्सेप्ट अभी तक चलता आ रहा है कि पकाते रहो और उसके बाद जाके उसकी सर्जरी करवाओ, तो वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिससे वो काले मोतिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो आँख की नस होती है उसको डैमेज कर सकता है। दूसरा ये कि अब तो इतनी लेज़र टेक्निक के थ्रू जो सर्जरी की जाती है, तो उसमें यह है कि सॉफ्टी जो कैटरेक्ट है उसको निकाल दिया जाता है। तो कैटरेक्ट की भी अर्ली डायग्नोसिस के लिए आप 40 के बाद स्पेशली जो है वो 40-45 के बाद अपना एग्जामिनेशन ज़रूरी करवाएं। तीसरी चीज़ जो है एक डायबिटिक रेटाइनोपैथी, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, यानी कि जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर के हो गए, ब्लड प्रेशर के हो गए, उनकी आँखों के ऊपर जो है वो वेसल्स चेंजेस आती हैं।
तो उस पेशेंट को भी हर 6-6 महीने में अपना मुआयना करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इतना एंड पे लैंड करता है हमारे पास कि पीछे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दे की सर्जरी में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, या पेशेंट देखना बंद कर देता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा एक और भी होता है जिसे काला मोतिया कहते हैं आप लोग, लेकिन हम अपने उसमें काला पानी या ग्लूकोमा जिसे कहते हैं, उसमें ये होता है कि ये अगर एक बार आँख की नस डैमेज हो जाती है तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये होता है कि उसकी विजन को वहाँ पे रोक सकते हैं। तो इसको भी आप अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। ये हेरिडिटी के थ्रू आता है। जैसे कि अगर किसी की अम्मी में डायग्नोस हो गया है, बहन में डायग्नोस हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपना भी मुआयना ज़रूर करवाए। कैसे रोक सकते हैं? आपने कहा कि उसे वहाँ पे लिमिटेड कर सकते हैं क्या? मतलब जो देख रहा है ना, नहीं, सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज फिर एंड पे जाता है। पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ ग्लूकोमा के ड्रॉप्स आते हैं, जो प्रेशर आँख का जो होता है उसके हमें कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि नस जो पीछे आँख को सप्लाई कर रही है उसको और ज़्यादा डैमेज ना किया जाए। अब पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, ग्लूकोमा जब स्टार्ट हो जाता है तो उसको कभी सर में दर्द रहता है या ग्लेयर से दिखता है, जैसे कि लाइट के अराउंड शेडोज़ दिखते हैं, लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा लेता नहीं है, मतलब पेरिफेरल विजन पहले जाता है, सीरियस नहीं लेता। वो तब लैंड करता है जब बिल्कुल उसको टनल विजन में आना नजर होता है, और फिर हम उसको प्रिवेंट भी नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ सोच रही हूँ कि मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जिस तरह किसी का अगर हाइपरटेंशन का शिकार है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, लोग उसके ट्रीटमेंट नहीं कराते, लोग इग्नोर करते हैं, नहीं करते उसको। बिल्कुल, और उसके बाद वो जब एकदम से अटैक करता है तो कुछ लोगों की एक आंख पे वो अटैक करता है कि उनको नजर आना उससे खत्म हो जाता है। ये चीज़ क्या होती है? वही मैं आपको बता रही थी ना कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है तो एक तो आंख के आगे ब्लीड हो जाता है, जो इतना बड़ा सा खून नज़र आ रहा होता है, इसके कि आंख में खून उतर आया ये कहते हैं। पीछे पर्दे के ऊपर भी वेसल्स डायलेट होती हैं और वो रप्चर हो जाती हैं, तो पर्दे पे भी ब्लीड हो जाती है, तो पेशेंट का विजन बिल्कुल चला जाता है। यानी कि उसको सिर्फ या तो उंगलियां गिनते हुए नजर आएगा। इसका मतलब है शुगर, ब्लड प्रेशर, मैंने बोला ना, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों में आपको हर 6 मंथ में अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अपने डायबिटोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए ताकि वो आपको आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटिक कंट्रोल करवाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।